आज हम बात करेंगे 1979 की ईरानी क्रांति की। एक ऐसी ऐतिहासिक घटना जिसने न सिर्फ ईरान को हमेशा के लिए बदल दिया, बल्कि अमेरिका के साथ उसके रिश्तों में भी एक ऐसी दरार डाल दी जो आज तक नहीं भर पाई है। ये सोचने में भी अजीब लगता है, लेकिन एक वक्त था जब ईरान और अमेरिका जिगरी दोस्त हुआ करते थे। लेकिन 1979 के बाद सब कुछ बदल गया। जो करीबी सहयोगी थे वो कट्टर दुश्मन बन गए। साझा हितों की जगह गहरी दुश्मनी ने ले ली और पश्चिमी कल्चर से प्रभावित राजशाही की जगह एक इस्लामिक गणराज्य ने ले ली। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? कैसे एक मजबूत दोस्ती दशकों तक चलने वाली दुश्मनी में तब्दील हो गई? चलिए इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। इस कहानी के केंद्र में दो लोग थे जिनकी सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। एक तरफ थे शाह रजा पहलवी, जो अमेरिका के करीबी थे, और दूसरी तरफ थे अयातुल्ला रूहुल्ला खुमैनी, एक धर्मगुरु जिन्हें देश से निकाल दिया गया था। तो शाह मोहम्मद रजा पहलवी का सपना था ईरान को एक मॉडर्न वेस्टर्न देश बनाने का। इसके लिए उन्होंने व्हाइट रेवोल्यूशन यानी श्वेत क्रांति भी शुरू की। लेकिन उनके तौर तरीके काफी क्रूर थे। उनकी खुफिया पुलिस सैवक किसी भी तरह के विरोध को बेरहमी से कुचल देती थी, और ऊपर से उनकी शाही फिजूल खर्ची जैसे 1971 का परसोपोलिस सेलिब्रेशन ने आम लोगों के मन में गुस्सा भर दिया था। इसी गुस्से को आवाज दी अयातुल्ला रूहुल्ला खुमैनी ने। वो शाह की पश्चिमी नीतियों के सख्त खिलाफ थे, जिस वजह से उन्हें देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। लेकिन मजे की बात देखिए, वो फ्रांस में निर्वासन में रहते हुए भी कैसेट टेप के जरिए अपने संदेश ईरान भेजते रहे और क्रांति के लिए जमीन तैयार करते रहे। और फिर सालों से जो गुस्सा लोगों के दिलों में दबा हुआ था, वो एक सैलाब बनकर सड़कों पर आ गया। ये सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं था, ये एक ऐसी क्रांति थी जिसे अब कोई नहीं रोक सकता था। क्रांति में सबसे बड़ा मोड़ आया सितंबर 1978 में, जिसे ब्लैक फ्राइडे कहा जाता है। उस दिन सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला दीं, और इसके बाद हालात पूरी तरह बेकाबू हो गए। शाह समझ गए कि अब उनका टिकना नामुमकिन है, और जनवरी 1979 में वो देश छोड़कर भाग गए। इसके ठीक बाद फरवरी में अयातुल्ला खुमैनी की एक हीरो की तरह ईरान में वापसी हुई। खुमैनी को लेकर लोगों में दीवानगी का आलम क्या था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब वो वापस लौटे तो कहा जाता है कि करीब 5 करोड़ लोग उनके स्वागत के लिए सड़कों पर जमा थे। ये सिर्फ एक नेता की वापसी नहीं थी, ये एक नए ईरान का ऐलान था। क्रांति तो हो गई, लेकिन इसके बाद एक ऐसी घटना हुई जिसने ईरान और अमेरिका के रिश्तों में हमेशा के लिए जहर घोल दिया, और वो था अमेरिकी दूतावास का बंधक संकट। हुआ ये कि 4 नवंबर 1979 को कुछ कट्टरपंथी छात्रों ने तेहरान में अमेरिकी एम्बेसी पर धावा बोल दिया। उनकी मांग सीधी थी, अमेरिका में मौजूद शाह को वापस ईरान भेजा जाए ताकि उन पर मुकदमा चल सके, क्योंकि शाह उस वक्त अपने कैंसर का इलाज कराने अमेरिका गए हुए थे। जो संकट कुछ दिनों में खत्म हो जाना चाहिए था, वो खिंचते खिंचते 444 दिनों तक चला। सोचिए, 52 अमरीकी नागरिकों को लगभग 1.5 साल तक बंधक बना के रखा गया। ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी खबर थी, और अमरीका के लिए एक बहुत बड़ा झटका। जब बातचीत से कोई रास्ता नहीं निकला, तो अमेरिका ने एक बहुत ही डेयरिंग रेस्क्यू मिशन प्लान किया, ऑपरेशन ईगल क्लॉ। प्लान सुनने में एकदम किसी फिल्म जैसा था। कमांडो रेगिस्तान में उतरेंगे, वहां से हेलीकॉप्टर में तेहरान जाएंगे, एम्बेसी पर हमला करके बंदूकों को छुड़ाएंगे और वापस ले आएंगे। लेकिन यह मिशन बुरी तरह फेल हो गया। 8 में से 3 हेलीकॉप्टरों में तो तकनीकी खराबी आ गई, मिशन को रद्द करना पड़ा, और लौटते वक्त एक हेलीकॉप्टर एक प्लेन से टकरा गया। मतलब ये ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, और अमेरिका की बहुत किरकिरी हुई। इस पूरी उथल पुथल के बाद अब ईरान में एक बिल्कुल नए तरह के शासन की नींव रखी जा रही थी। एक ऐसी व्यवस्था जो धर्म और राजनीति का एक अनोखा मेल थी। इस नई सरकार की जो नींव थी, वो एक बहुत ही खास सिद्धांत पर रखी गई, जिसे कहते हैं विलायत-ए-फ़क़ीह। इसका मतलब है इस्लामी न्यायविद का संरक्षण। आसान भाषा में कहें तो शिया मान्यता के मुताबिक जब तक उनके आखिरी इमाम वापस नहीं आते, तब तक देश का सबसे बड़ा नेता एक धर्मगुरु ही होगा, जो राजनीतिक और धार्मिक दोनों मामलों में फाइनल अथॉरिटी होगा। और इसी सिद्धांत से जन्म हुआ सुप्रीम लीडर यानी सर्वोच्च नेता के पद का। ये ईरान में सबसे शक्तिशाली इंसान होते हैं। इनके पास देश के हर बड़े फैसले पर आखिरी मोहर लगाने का अधिकार होता है।
यहां तक कि वो चुने हुए राष्ट्रपति के फैसलों को भी पलट सकते हैं। अब सत्ता के इस ढांचे में एक और बहुत दिलचस्प और ताकतवर संस्था है, गार्जियन काउंसिल यानी संरक्षक परिषद। इसमें 12 सदस्य होते हैं, 6 इस्लामिक विद्वान जिन्हें सीधे सुप्रीम लीडर चुनते हैं और 6 कानूनी एक्सपर्ट जिन्हें संसद मंजूरी देती है। और इस काउंसिल का काम क्या है? एक तरह से ये सत्ता के गेटकीपर हैं। ईरान में कोई भी इंसान चुनाव लड़ना चाहता है तो उससे पहले इस काउंसिल से हरी झंडी लेनी पड़ती है। ये काउंसिल ही तय करती है कि उम्मीदवार इस्लामिक सिद्धांतों के हिसाब से चुनाव लड़ने के लायक हैं या नहीं। चलिए अब आखिर में ये देखते हैं कि इस क्रांति के वो कौन से दूरगामी परिणाम हुए जिनका असर आज भी मिडिल ईस्ट और पूरी दुनिया की राजनीति पर महसूस किया जाता है। देखिए, इस क्रांति की विरासत काफ़ी मिली जुली है। इसी से IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स जैसी ताकतवर फौज बनी। क्रांति के फौरन बाद ही ईरान इराक के बीच 8 साल लंबी भयानक जंग शुरू हो गई। अमेरिका ने ईरान पर दशकों से कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं, जिसने वहां की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। और इन सब के बावजूद ईरान ने प्रॉक्सी गुटों के जरिए पूरे मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा कायम किया है। तो कुल मिलाकर ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक सरकार का बदलना नहीं था, ये एक पूरे देश की पहचान, उसकी आत्मा और दुनिया में उसकी जगह को नए सिरे से परिभाषित करने की एक बड़ी कोशिश थी। और यही हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। 40 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन आज भी ईरान अपने क्रांतिकारी आदर्शों और बाहरी दुनिया के दबावों के बीच फंसा हुआ है। यह संघर्ष ईरान के भविष्य को किस ओर ले जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी तलाशा